नमस्कार। कथा कथन में आपका स्वागत है। आज सुनिए समकालीन हिंदी कहानियों की श्रृंखला में जानी मानी प्रतिष्ठित लेखिका सुधा जुगरान की लिखी हुई कहानी अधिकार। मेरी जुबानी, मैं हूँ सीमा सिंह। बस अपनी तीव्र रफ्तार से पहाड़ी रास्तों पर भागी जा रही थी। पारुल खिड़की से तेजी से पीछे छूटते जा रहे दृश्यों को देख रही थी। जैसे जैसे बस मैदानी इलाकों को छोड़कर पहाड़ों की तरफ बढ़ रही थी, एक तरफ पहाड़ ऊंचे हो रहे थे, दूसरी तरफ घाटियां हो रही थीं। दूर दूर तक फैली पर्वत श्रृंखलाएं और उनके शिखरों पर फैले बादलों के टुकड़े मन को बरबस मोह रहे थे। ये देश का खूबसूरत पहाड़ी क्षेत्र उत्तराखंड था। हमारे पहाड़ बहुत खूबसूरत है पारुल, पापा अक्सर कहते। वहाँ की हरितिमा मन मोह लेती है। देवदार के घने जंगलों में खो जाने का मन करता है। पापा बहुत पीछे छोड़ आए अपने अतीत में डूबे हुए कहते, और पारुल सोचती कैसे होते होंगे पहाड़। उसने तो पहाड़ी दृश्य सिर्फ फिल्मों में ही देखे हैं। उसके पापा पहाड़ी थे, वह माँ मारवाड़ी। पापा का पहाड़ जाना क्यों बंद हुआ, इसके बारे में वो कुछ अधिक तो नहीं जानती थी, लेकिन परिवारजनों की दबी ढकी बातों से पापा के जीवन का विगत इतिहास वो कुछ कुछ समझ गई थी। उसके पापा उस वक्त 16-17 साल के थे, तब दादाजी ने उनका विवाह गांव में पक्का कर दिया था। पापा बहुत छटपटाए, बहुत मना किया, लेकिन दादाजी ने एक न सुनी। पापा कुशाग्र बुद्धि के धनी थे। गांव की सीमित सुविधाएं भी सफलता की तरफ बढ़ते उनके कदमों को नहीं रोक पाई थीं। पापा 12वीं में पूरे जिले में प्रथम आए थे। 12वीं करते ही दादाजी ने उनका विवाह कर दिया, लेकिन पापा एक बार भी अपनी अनपढ़ व गंवार पत्नी को स्वीकार न कर पाए। मेडिकल के इम्तिहान में निकलकर पापा आगरा आ गए। वहीं उनकी मुलाकात सहपाठी नितिन से हुई, और वहीं नितिन की छोटी बहन मेघा उनके दिल में घर कर गई। दादाजी को बिना बताए उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया। दूसरे विवाह की खबर जब दादाजी तक पहुंची तो क्रोध में पागल हुए दादाजी आगरा आए। पापा को बहुत बुरा भला कहा और उनसे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़कर चले गए। मम्मी व नाना लोगों पर जब पापा के विवाहित होने का भेद खुला तो सब सन्न रह गए, लेकिन अब कोसने का कोई फायदा नहीं था। धीरे धीरे सबने इस सारे प्रकरण को किसी दुस्वप्न की भांति भुला दिया, लेकिन पापा अपनी जड़ों को कैसे भुला सकते थे। दादाजी के निधन पर पापा आखिरी बार गांव गए। उनकी पहली पत्नी अभी भी दादाजी के साथ ही रहती थी। पापा दादाजी की 13वीं तक गांव में रहे। उन्हीं दिनों अपराध बोध से ग्रस्त पापा ने किन्हीं दुर्बल क्षणों में अपनी इस तिरस्कृत प्रणीता को स्वीकार कर लिया था, लेकिन उन दुर्बल क्षणों का नतीजा जब सामने आया तो पापा भी हक्के बक्के रह गए। उनके पुत्र लाभ होने की खबर सुनकर मम्मी ने खाना पीना छोड़ दिया। पापा ने बार बार कस्में खाकर मम्मी को विश्वास दिलाया कि वे अपनी पहली पत्नी व पुत्र से कोई संबंध नहीं रखेंगे। धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया, लेकिन पापा के हृदय पर अपराध बोध सदा हावी रहा। पुत्र का अभाव उन्हें उस अनदेखे पुत्र की याद दिला देता। कभी मौका मिला तो तू पहाड़ जरूर जाना पारुल। शहरों की मशीनी जिंदगी के बाद तुझे वहाँ बहुत शांति महसूस होगी। पापा कहते तो उनकी बातों से मम्मी व बड़ी होती पारुल उनके दिल के झंझावात को समझ जाते। आकर्षण तो उस अनदेखे भाई के लिए पारुल के मन में भी था। स्नेह, नफरत व कौतूहल के मिले जुले भाव उसके दिल में भी उठते। उसके दिल में भी पापा की बातों को सुनकर पहाड़ी गांव को देखने का गहरा आकर्षण था। पापा के दिल का अपराध बोध शायद इतना बढ़ गया था कि वे दिल का रोग लगा बैठे। उस समय पारुल एमए प्रथम वर्ष में थी जब पापा उन दोनों को रोता बिलखता छोड़कर हमेशा के लिए अलविदा कह गए थे। उसकी प्रिय सखी सावित्री नहीं तब उसे इस दुख से उबारा था। पापा के गांव जाने की उनकी आखिरी इच्छा समझकर उसने मन ही मन प्रण कर लिया था कि वो एक दिन पापा के गांव अवश्य जाएगी। उन पहाड़ों को अवश्य देखेगी जिनसे पापा को इतना प्यार था। पापा की चिता को अग्नि देते समय सुदूर पहाड़ी गांव में रह रहे उनके उस अनदेखे पुत्र की याद सभी को आई। पापा की गलतियों की यही सज़ा शायद ईश्वर ने उनको दी थी कि पुत्र होते हुए भी वो उनकी चिता को अग्नि नहीं दे पाया था। पापा के जिस अक्षम्य अपराध के लिए मम्मी उन्हें जीते जी क्षमा नहीं कर पाई, मरने के बाद स्वतः ही कर दिया। सावित्री उत्तराखंड को देखने की उसकी अदम्य इच्छा को जानती थी, इसलिए जब उसने छुट्टियों में उसे अपने साथ गांव चलने को कहा तो सहर्ष तैयार हो गई।
अनिच्छा से मम्मी ने उसे जाने की इजाज़त दे दी और ढेर सारी खुशी व उत्सुकता समेटे वो सावित्री के साथ अपनी इस चिर प्रतीक्षित यात्रा पर निकल गई। पारुल अपने विचारों में गुम थी कि तभी धच की आवाज़ के साथ बस रुक गई। वो अचकचा कर उठ बैठी। क्या हुआ? कुछ नहीं, हमें यहीं उतरना है और तू चप्पल पहन ले, सैंडल से चल नहीं पाएगी। पारुल इधर उधर देखने लगी। चारों तरफ पहाड़ी पहाड़। एक अजीब सी भीनी भीनी तन मन को तरोताज़ा करने वाली खुशबू सरसराती हवा में घुली थी। कहीं पास ही बह रही नदी का मधुर स्वर कानों में गूंज रहा था। तभी सामने से कुर्ता पायजामा व सदरी पहने एक व्यक्ति उनकी तरफ बढ़ गया। पहुंच गई तुम दोनों? सुबह से बैठा तुम लोगों का इंतज़ार कर रहा हूँ। कई बस व ट्रैक्टर निकल गए। मामा जी, कहकर सावित्री ने उस व्यक्ति के पैर छू लिए तो पारुल ने भी छू लिए। उद्धव बेटा, जरा आना, ये सामान जरा घर तक पहुंचा देना। मामा जी ने दुकान की तरफ मुंह करके आवाज़ दी। 18-20 साल का एक खूबसूरत पहाड़ी युवक दुकान से बाहर निकला और दोनों को देखकर हाथ जोड़ दिए। कैसे हो उद्धव? सावित्री ने पूछा। ये मेरी सहेली पारुल है। उद्धव ने दोबारा हाथ जोड़ दिए और उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। शुभ्र दंत पंक्ति की उजली हंसी उसके गोरे चेहरे को और भी उजला बना गई। पारुल को लगा उसने इस युवक को कहीं देखा है, लेकिन कहाँ? युवक ने चट से सारा सामान सिर व कंधों पर लटकाया और ऊपर की तरफ जा रहे पहाड़ी रास्ते पर कदम बढ़ा दिए। सावित्री उद्धव से कुछ ना कुछ पूछती जा रही थी और पारुल सोच रही थी कि पहाड़ी वेशभूषा और पहाड़ी लय में हिंदी बोलता वो युवक अनपढ़ या गंवार नहीं लग रहा, बल्कि उसका शिक्षित व कुशाग्र बुद्धि होना साफ झलक रहा था। मामा जी व सावित्री पारुल के कारण धीरे धीरे चल रहे थे। थोड़ा ऊपर जाकर पारुल धम्म से बैठ गई। मैं नहीं चल सकती अब, बस थोड़ा सा रह गया पारुल, वो देख घर आ गया, सावित्री ने उकसाया। किसी तरह गिरते पड़ते पारुल ने रास्ता पार किया। घर पहाड़ी पर था, साफ सुथरा लिपा पुता गांव का 2 मंजिला घर। तभी मामी व नानी आ गईं। दोनों ने बारी बारी से दोनों को गले लगाया, कुशल क्षेम पूछी। मामी गिलासों में चाय बनाकर ले आईं, शुद्ध दूध की चाय। पारुल को चाय का कम दूध का स्वाद ज़्यादा आया। पहाड़ों में रात जल्दी घिर जाती है। दोनों सहेलियां थकान के कारण खाना खाकर जल्दी ही सो गईं। सुबह सुबह पारुल की नींद खुल गई। कल की थकान रात की भरपूर नींद ने उतार दी थी। वो उठकर बाहर छज्जे पर खड़ी हो गई। बाहर का दृश्य अत्यंत मनोरम था। पहाड़ के पीछे से उग रहे सूरज की रश्मियाँ संपूर्ण पर्वत श्रृंखलाओं को सुनहरे रंग में रंग रही थीं। सरसराती ठंडी हवा, पक्षियों का कलरव, इठलाते झूमते पेड़ पौधे, सभी कुछ इतना मनोहारी था कि पारुल सोचने लगी कि धरती पे यदि कहीं स्वर्ग है तो बस इन्हीं पहाड़ों पर है। उठ गई बिटिया, आजा नीचे आकर चाय पी ले, नानी आंगन में खटिया पर साफ चादर बिछाते हुए बोली। वो नीचे उतर गई। तभी मामी आंखों का पानी साड़ी के पल्लू से पोंछते हुए 3-4 गिलासों में चाय लेकर आ गई। यहाँ गैस नहीं मिलती क्या मामी? मिलती है बिटिया, गैस भी है और बिजली भी, लेकिन गैस का इस्तेमाल कम करते हैं क्योंकि ख़त्म हो जाए तो लाना मुश्किल हो जाता है। बिजली है पर अक्सर गायब रहती है, रहती भी है तो पावर इतनी कम रहती है कि उससे तो लालटेन भली। तभी उद्धव मुस्कुराता हुआ आकर खड़ा हो गया। पारुल फिर उसकी सूरत में उलझ गई। कितनी जानी पहचानी सूरत है। कोई अदृश्य रेशमी डोर उसे उस भोले भाले ग्रामीण युवक की तरफ खींच रही थी। 5-6 दिन पारुल व सावित्री गांव में रहे तो उद्धव ही उनका गाइड बना रहा। आसपास के दर्शनीय स्थल, टेहरी बांध परियोजना का निर्माण कार्य भी वे उद्धव के साथ जाकर देख आए। एक दिन गांव में चल रही रामलीला भी देख आए। गांव के 5-6 दिन पंख लगाकर उड़ गए। सबको छोड़कर जाने में पारुल को दुख हो रहा था। अब शायद वो यहाँ कभी नहीं आ पाएगी। इस परिवार को, उद्धव को, इन पहाड़ों को फिर कभी नहीं देख पाएगी। उस दिन गांव से थोड़ी दूर स्थित शिव जी के मंदिर में दर्शनों के लिए जाना था। सावित्री की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उद्धव के साथ अकेली ही चली गई। उद्धव कोई पहाड़ी गीत गुनगुनाता हुआ आगे आगे चल रहा था। तो पढ़ते भी हो उद्धव? वह बातचीत का सूत्र पकड़ते हुए बोली। हाँ दीदी, इसी साल 12वीं पास किया है। 10वीं में मैं पूरे ज़िले में प्रथम आया था। गणित, अंग्रेजी व विज्ञान में मेरे 75% से अधिक अंक थे। 12वीं में मेरे जीव विज्ञान व रसायन विज्ञान में 75% से अधिक अंक थे। अच्छा, पारुल सुखद आश्चर्य में डूब गई। तुम्हारे माता पिता तो बहुत खुश होते होंगे।
मेरा कोई नहीं है दीदी, उद्धव उदास स्वर में बोला और किनारे पर खड़े बड़े से पत्थर के सहारे खड़ा हो गया। उसकी पलकें आंसुओं से भीगी हुई थीं। साल भर हुआ माँ गुजर गईं। और पिता? पिताजी आगरा में हैं, डॉक्टर हैं। वहाँ उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। क्या? पारुल फिर उलझ गई। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या था? सोहनलाल तिवारी। पारुल को लगा वो गिर पड़ेगी। उसकी कल्पना का वो भाई सजीवता की प्रतिमूर्ति बन उद्धव के रूप में उसके सामने खड़ा था। वो चित्र लिखित सी उसे देख रही थी। यही थी वो अदृश्य रेशम की डोर जो उसे बार बार उद्धव की तरफ खींचती थी। खून का रिश्ता था उन दोनों का। पिता के चेहरे से उद्धव का अद्भुत साम्य ही शायद उसे बार बार उलझा देता था। चलिए दीदी, जल्दी चलिए, फिर धूप तेज हो जाएगी, उद्धव उसे वर्तमान में लाता हुआ बोला। पारुल बातचीत का सूत्र आगे बढ़ाती हुई बोली, तुम क्या बनना चाहते हो उद्धव? मैं? उद्धव रुककर उसकी तरफ देखते हुए बोला, बनना तो डॉक्टर चाहता था दीदी, पर अब कौन पढ़ाएगा मुझे। चाहता तो था एक दिन डॉक्टर बनकर पिताजी के सामने तनकर खड़ा हो जाऊं कि उन्होंने मेरी देखभाल नहीं की तो क्या हुआ, मैं खुद ही इस लायक बन गया। उनसे पूछता कि मेरा अपराध क्या था। तभी देवालय की घंटियों और आरती का मधुर स्वर कानों से टकराया। पारुल ने अपना सिर दुपट्टे से ढक लिया। मंदिर में मांगने तो कुछ और ही गई थी, कुछ और ही मांग लौटी। जब घर पहुंची तो मन शांत था। दोपहर को खाना खाकर थोड़ी देर सो गई। संध्या को जब उठी तो 6 बज रहे थे और वो लेटे लेटे ही सोच रही थी कि उद्धव को बताना तो पड़ेगा ही, फिर कभी जीवन में शुभ अवसर मिले ना मिले। इस सारे घटनाक्रम में उद्धव या उद्धव की माँ का क्या दोष था? उद्धव या उद्धव की माँ अपने अधिकारों के लिए लड़े होते तो पारुल या पारुल की माँ कहाँ होती? लेकिन अनपढ़ ग्रामीण महिला जो निरपराध होते हुए भी जीवन पर्यंत दादाजी व पापा की गलतियों की सजा भुगतती रही, अपने अधिकारों के बारे में कहाँ जानती थी? पारुल उठी और बाहर आकर खड़ी हो गई। सूरज पहाड़ी के ऊपर था, पहाड़ी के पीछे छिपने को बेचैन, पर्वत श्रृंखलाओं पर फैली अपनी जिद्दी शरारती रश्मियों को समेटने में व्यस्त। कुछ सोचते हुए वो नीचे उतर आई। उसके कदम अनायास ही उद्धव के घर की तरफ बढ़ चले। घर के सामने पहुंचकर उसने साइकिल खटखटा दी। थोड़ी देर में दरवाज़ा खुल गया। अरे दीदी, आप आइए आइए, उसे देखकर उद्धव खुश होता हुआ बोला। वो अंदर आंगन में आकर चारों तरफ देखने लगी। ये घर उसका भी है, पापा कभी यहीं रहते रहे होंगे। एक विचित्र अपनापन था जो उसे इस ग्रह की खामोश दीवारों के साथ जोड़ रहा था। कल हम वापस जा रहे हैं उद्धव, इसलिए सोचा तुमसे मिल लूँ। हाँ हाँ दीदी बैठिए, मैं चाय बना रहा था, आपके लिए भी लाता हूँ। वो पास ही पड़ी खाट को बीच दालान में खिसकाता हुआ बोला और अंदर जाकर 2 गिलासों में चाय बना लाया। पारुल ने चाय का गिलास थाम लिया और खाट पर बैठकर चाय की चुस्कियाँ लेने लगी। पारुल सोच रही थी कि कैसे भूमिका बांधे, कैसे बताए उद्धव को कि वो उसकी बहन है। दीदी, कभी मौका मिले तो दोबारा ज़रूर गाँव आना। हाँ ज़रूर आऊँगी, और तुम भी आगरा आना। फिर गंभीरता से बोली, वहाँ पर तुम्हारे दूसरे भाई बहन भी होंगे, क्या उनसे मिलने की इच्छा नहीं होती? उद्धव हंस पड़ा। मेरे चाहने से क्या होता है दीदी, वे थोड़े ही ना मुझसे मिलना चाहते होंगे। और अगर चाहते हों तो? चाहते तो क्या, इतने सालों तक पिताजी मेरी कोई खोज खबर न लेते? कहकर उद्धव जूठे गिलास रखने के लिए उठ खड़ा हुआ। मैं तुम्हारी बहन हूँ उद्धव, मेरा पूरा नाम पारुल तिवारी है। मैं डॉक्टर सोहनलाल तिवारी की बेटी हूँ। किसी तरह सब कुछ एक सांस में कहकर पारुल चुप हो उद्धव की प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगी। क्या? उद्धव विस्फारित नेत्रों से ठिठक कर पारुल को देखने लगा। सिने तारिका सी दिखने वाली, फर्राटे से अंग्रेजी बोलने वाली यह आधुनिक युवती उसकी बहन हो सकती है? उसके लिए विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन ये झूठ क्यों बोलेगी? क्या आपको पिताजी ने भेजा है? स्वर में अभी भी अविश्वास का पुट था। नहीं उद्धव, पापा को गुजरे हुए तो 2 साल हो गए। पारुल की आंखें भर गईं। उद्धव भी अपनी जगह पर वापस बैठ गया। उसकी गर्दन झुकी हुई थी। उसके चेहरे पर भाव क्या थे, पारुल समझ नहीं पा रही थी। उद्धव, उसने स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरा। उद्धव ने गर्दन उठाकर देखा। आंखों के कटोरे भरकर छलक गए थे। पता नहीं अपने अनदेखे जनक को अब कभी न देख पाने की पीड़ा थी या फिर कभी डॉक्टर बन उनके सामने तनकर खड़े होने का सपना टूट जाने का दर्द। उद्धव थोड़ी देर उसी तरह चुप बैठा रहा। वो अनाथ हो जाने के सदमे से उबर नहीं पा रहा था। माँ के जाने के बाद वो सोचता था कहीं ना कहीं उसके पिता हैं,
उद्धव हमारे पास आओगे आगरा? क्या करूँगा अब वहाँ आकर? उद्धव आंसू पोंछते हुए बोला। डॉक्टर बनने का अपना सपना पूरा नहीं करोगे? पापा का क्लिनिक वैसे ही बंद पड़ा है, तुम डॉक्टर बनकर उस क्लिनिक को संभालना। तुम्हारा परिवार है वहाँ, तुम्हारी बहन, माँ व तुम्हारे पिताजी की स्मृतियाँ। पारुल भावुक हो गई। उद्धव कुछ नहीं बोला। शाम का धुंधलका छा गया था। पारुल, मामा जी व सावित्री की मिलीजुली पुकार आई। वे उसे घर में ना पाकर इधर उधर ढूंढ रहे थे। उद्धव, हम कल जा रहे हैं, तुम घर जरूर आना, कहकर पारुल जल्दी जल्दी बाहर निकल गई। कहाँ चली गई थी? हम कब से तुझे ढूंढ रहे हैं। बस ऐसे ही टहलते टहलते उद्धव के घर तक चली गई थी। पारुल असली बात छुपाते हुए बोली। दूसरे दिन जाने का समय हो गया पर उद्धव नहीं पहुंचा। रास्ते पर पारुल मुड़ मुड़ कर देखती रही। भाई की ममता पैरों में बेड़ियां डाल रही थी, लेकिन वो क्या कर सकती है? उद्धव नहीं चाहता है तो। वे सड़क पर पहुंचकर बस का इंतजार करने लगे। दूर से आती बस देखकर उन्होंने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। तभी उद्धव दिखाई दिया। वो दौड़ता हुआ आ रहा था। उद्धव को देखकर पारुल यंत्रवत सी उसकी तरफ बढ़ गई। उद्धव, तुम घर क्यों नहीं आए? दीदी, उद्धव हाँफता हुआ बोला, मैं मंदिर चला गया था, वहीं से भागते हुए आ रहा हूँ। ये लीजिए आपके लिए प्रसाद। उसने पारुल के हाथ में पत्र पुष्प रख दिए और दूसरे हाथ में कुछ सख्त सी वस्तु रखकर मुट्ठी बंद कर दी। दीदी, अगर आपकी मम्मी, मतलब मेरा मतलब ये है, वो झिझकता हुआ बोला। माँ मान गई तो मुझे चिट्ठी लिख देना, मैं आगरा आऊँगा आपके पास। सच उद्धव? पारुल की आंखें खुशी से भीग गईं। स्नेह चिन्ह उसके माथे पर अंकित करती हुई बोली, मम्मी जरूर मान जाएंगी उद्धव, तुम मेरी चिट्ठी का इंतज़ार करना, कहकर पारुल जल्दी से बस में बैठ गई। सावित्री बस में बैठ चुकी थी। बस में बैठकर उसने उद्धव की तरफ हाथ हिला दिया। सावित्री उसे विचित्र दुविधापूर्ण नेत्रों से देख रही थी। एक झटके से बस चल पड़ी। पारुल ने अपनी दोनों मुट्ठियां खोली। एक हाथ में पत्र पुष्प थे, दूसरे में चांदी का सिक्का। खाली हाथ आई थी और दोनों हाथ भर कर जा रही थी। उत्तराखंड के उस अरण्य से मोती बटोर लाई थी पारुल। उसने मुट्ठी बंद करके आंखें मूंद लीं। मम्मी को मानना ही पड़ेगा, उद्धव को उसका अधिकार देना ही होगा, तभी पापा की आत्मा को भी शांति मिलेगी। उसने दृढ़ निश्चय किया। बस अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। अब उसे इन पहाड़ों से डर नहीं लग रहा था और अपनी जगह पर खड़ा उद्धव सोच रहा था कि एक ही दिन में उसकी दुनिया ही बदल गई। अभी आप सुन रहे थे सुधा जुगरान जी की लिखी हुई कहानी अधिकार। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कहानी लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।